हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से अपने मेंस आंसर राइटिंग नोट्स में डिस्कस करेंगे कि ये नोट्स किस प्रकार से तैयार किए गए हैं और एक एक नोट्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे अलग अलग। जैसे आज मैं डिस्कस करूंगा इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए जो मैंने मेंस के आंसर राइटिंग नोट्स तैयार किए हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं और वो कौन कौन से सोर्सेज को फॉलो करते हुए और आपके किन एग्जाम्स को कवर करते हुए ये नोट्स बेनिफिट रहेंगे। क्योंकि कल मैंने 3 नए सब्जेक्ट के लॉन्च किए थे, जो जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 इस तरीके से, जो आपके यूपीएससी साथ ही साथ यूपी पीसीएस मेंस और अदर स्टेट के जो पीसीएस एग्जाम देते हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, बिहार पीसीएस हो, एमपी पीसीएस, राजस्थान, हरियाणा, इन सभी के मेंस एग्जाम के लिए बेनिफिट है। क्योंकि जो मैं नोट्स की आज डिस्कशन करना चाहूंगा वो ऑलरेडी कल हम लोगों ने लॉन्च कर दिए थे 3 सब्जेक्ट के नाम पे। एक हफ्ते के अंदर और भी नोट्स उससे रिलेटेड आ जाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों की कुछ क्वेरीज आई कि सर एक बार इसका ब्रीफ एनालिसिस हो जाता कि नोट्स में क्या क्या चीजें और किस तरीके से शामिल की गई हैं, तो ये ज्यादा बेहतर होता डिसीजन ले पाने में कि हमें नोट्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या किस लेवल के नोट्स हैं या नहीं है। तो इन्हीं सब चीजों पे शुरुआत करेंगे आज की। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि प्यारी सी, कि वीडियो पे पहली बार आए हो तो प्लीज नीचे दिए गए रेड बटन को दबा लीजिए, जिससे सब्सक्राइब हो जाएगा हमारा चैनल, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, सबसे पहले अपडेट आपको मिलेगी। साथ ही साथ वीडियो के नीचे एक टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप और चैनल दिया गया है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर बहुत सारे अलग अलग जो एस्पिरेंट हैं वो भी पीडीएफ डालते रहते हैं, पोस्ट करते हैं, जो आपके काम की हो सकती है, या फिर कोई भी डिस्कशन करना होता है या कोई अपडेट देनी होती है तो वो भी हम वहीं पर कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक पे। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा मेंस आंसर राइटिंग के जो नोट्स हैं उसकी उपयोगिता के बारे में हम बात करेंगे। और सबसे पहले हम शुरू करेंगे इंडियन प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी का। लेकिन उससे पहले मैं आपको सिलेबस दिखाना चाहूंगा, चाहे आप यूपीएससी का सिलेबस देख लो या फिर यूपी पीसीएस के सिलेबस को देखो। सिलेबस जो आपका मेंस ओरिएंटेड है जीएस पेपर 1, पहले उसमें हमें यह देखना होगा कि ज्योग्राफी के कौन कौन से सिलेबस के टॉपिक हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यह भी प्रश्न हो रहा है कि क्या सर ये सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं या सिलेबस से बियॉन्ड जाके भी बनाए गए हैं। तो मैं उनको क्लियर करना चाहता हूं सिलेबस के अकॉर्डिंग भी। और मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी नोट्स तैयार किए गए हैं, चाहे वो पॉलिटी हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, ये सारे के सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयार किए गए हैं। और ये दोनों तीनों एग्जाम में काम आएंगे आपका, चाहे यूपीएससी मेंस एग्जाम दे रहे हो, चाहे 2024 का दें, 25 का दें, 26 का दें, या फिर आप यूपी पीसीएस मेंस जो 27 अक्टूबर को प्रीलिम्स के बाद होने वाला है उसके लिए भी आप तैयारी कर रहे हो, या फिर आप बिहार पीसीएस जो 30 सितंबर को होने के बाद मेंस होगा, आप किसी भी स्टेट पीसीएस के मेंस एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे लगभग जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 लगभग सेम होते हैं और लगभग सिलेबस भी सेम है। लेकिन मैंने अपने सिलेबस का जो आधार बनाया वो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस अर्थात यूपी पीसीएस के मेंस एग्जाम को। तो अब हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। आप मेरे साइड में देख सकते हो, यहां पर मैं सिलेबस की एक स्क्रीन लगा दूंगा जिस पर मैं डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से सिलेबस के टॉपिक हमारे ज्योग्राफी में है। तो चलिए शुरू करते हैं। साइड में आप हमारे वीडियो पे देख सकते हो। तो यहां पर अब आपके सामने यहां पे डिस्प्ले पर दिखा भी रहा होगा। और इसमें सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो जीएस पेपर 1 की अगर हम बात करें तो इसमें आपको पता होना चाहिए, एक तो हिस्ट्री आता है जिसमें हिस्ट्री के 3 फॉर्म आते हैं। पहला फॉर्म क्या होता है, आर्ट एंड कल्चर, यानी कला और संस्कृति, जो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत में होती है। साथ ही साथ एक विश्व इतिहास के बारे में जानकारी पूछता है। और दूसरा जो फ्रेम होता है वो होता है आपका ज्योग्राफी, जिसमें वैश्विक भूगोल और भारत के भूगोल से संबंधित होता है। और तीसरा होता है इसमें इंडियन सोसाइटी, अर्थात भारतीय समाज हमारा कैसा है, उनके क्या लक्षण है, उनके क्या कंपोनेंट्स हैं उस पर। लेकिन हम आज डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी की पीडीएफ पे जो मैंने कल लॉन्च की थी, तो हम उसके सिलेबस को सबसे पहले देखेंगे। तो आप यहां पर देखेंगे यूनिट नंबर, आप 10 नंबर पर आएंगे, यूनिट नंबर 10, जिसमें लिखा है विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, जिसमें जल, मिट्टियां, वन और दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया में, जो कि भारत के विशेष संदर्भ में भी आपको बताना है। कहने का मतलब है कि विश्व के स्तर पे जल के बारे में आपको बात करनी है, मिट्टी के बारे में बात करनी है और वन के बारे में बात करनी है। तो अगर देखा जाए तो भूमि हो गई, जल हो गया, वाटर रिसोर्सेज, और वन यानी कि फॉरेस्ट है। और इसको मुख्य रूप से आपको भारत के परिप्रेक्ष्य में भी देखना है, तो इन टॉपिक को भी हमने शामिल किया है। साथ में भौतिक भूगोल की अगर हम विशेषता की बात करें, जैसे भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, ज्वालामुखी क्रिया, चक्रवात, समुद्री जलधाराएं, पवन और हिम सरिताएं,
तो देखा जाए इसमें जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी को भी इसमें शामिल किया गया है सिलेबस के अकॉर्डिंग। और आप ये टॉपिक मेरे नोट्स में भी देखोगे जहां पे भूकंप के बारे में डिटेल से दिया हुआ है, सुनामी के बारे में, ज्वालामुखी के बारे में, चक्रवात के बारे में, पवन सरिताओं के बारे में, ये सारी चीजें मेरे नोट्स में डिस्कस किया गया है पूरा डिटेल से। साथ ही साथ भारत के सामुद्रिक संसाधन और उनकी संभाव्यता, यानी भारत का जो कोस्टल रीजन है, लगभग 7,516 किलोमीटर की जो हमारी कोस्टल रेंज है, उसमें जो हमारा अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, जिसमें हम 12 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील का जो हमारा एरिया है, टेरिटरी है जो हमारी ओशन की, इसमें हमारे पास क्या संसाधन है, भविष्य में इसकी क्या संभावनाएं हो सकती है, हम किस तरीके से तटीय और अपतटीय खनन कर सकते हैं, चाहे क्रूड ऑयल हो, पेट्रोलियम हो या फिर मत्स्य पालन हो, समुद्री संसाधनों की संभावना, तो ये भी एक अलग से पूरा टॉपिक हमारे नोट्स में डिस्कस है। फिर मानव प्रवास, जिसमें विश्व की शरणार्थी समस्या, स्पेशली भारत के उपमहाद्वीप के संदर्भ में देखोगे, जो भारत में शरणार्थियों की समस्या आ रही है, बाह्य प्रवासन हो रहा है, ये सब चीजें। साथ ही साथ आप देखोगे जनसंख्या अधिवास, इसके प्रकार, प्रतिरूप, नगरीकरण, स्मार्ट नगर और स्मार्ट गांव, ये हो गया सिलेबस। तो आप देखोगे नोट्स में आपको शहरीकरण से संबंधित टॉपिक मिलेंगे, अधिवास से संबंधित मिलेंगे, शहरीकरण की क्या प्रॉब्लम्स है, चुनौतियां हैं, स्मार्ट सिटीज कैसे होंगी, स्मार्ट विलेजेस कैसे तैयार करेंगे, भारत सरकार और राज्य सरकारों का क्या योगदान होगा। तो ये हमारे लगभग 4 से 5 यूनिट ऐसे हैं जो ज्योग्राफी से संबंधित है, जिसमें विश्व भूगोल और भारत भूगोल दोनों हैं। अब इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अब हम चलते हैं अपने नोट्स पे डिस्कस करने कि हाँ, हमारे नोट्स में क्या क्या चीजें आपको ऐड ऑन करके मिलेंगी जो हमने तैयार की हैं। चलिए नोट्स पे चलते हैं। साइड में आप हमारे देख पाएंगे नोट्स की डिस्प्ले जो है कि आपके सामने आएगी, जो पीडीएफ स्क्रॉलिंग हो रही होगी उसमें सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने डिस्प्ले पर हमारे नोट्स शो कर रहे होंगे, साइड में दिख भी रहा होगा। आप यहाँ पर देखोगे हमारे यूट्यूब चैनल का नाम भी दिया हुआ है ग्लैंस एकेडमी, और जो हमारे टीम मेंबर हैं जिसमें मैं, शरद यादव और निशु मैम हैं, और साथ में इस नोट्स में आप देखोगे विश्व और भारत का भूगोल, यानी दोनों ही नोट्स, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, दोनों को एक ही में समाहित किया गया है। और इसके नीचे स्पष्ट भाषा में लिखा हुआ है कि सिविल सेवा मुख्य परीक्षा नोट्स, मेंस आंसर राइटिंग नोट्स दोस्तों, यानी डायरेक्टली आपको मेंस के एग्जाम में इस नोट्स को पढ़ के जाना है और अपनी आंसर राइटिंग को करके आना है, और आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसके पीछे क्या रीजन है, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, अभी सारी चीजें मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आपको पता चलेगा कि हाँ, इस नोट्स में क्या क्या चीजें हमने वैल्यू एडिशन कर रखी हैं। और थोड़ा बहुत अगर आप करंट से अपडेट होते हुए वैल्यू एडिशन करोगे, क्योंकि नोट्स हमने कल लॉन्च किए, इट मीन्स कि 11 जुलाई को, और हो सकता है आप मेंस दोगे यूपीएससी का सितंबर में, या बिहार पीसीएस या यूपी पीसीएस, तब तक कुछ ना कुछ करंट अफेयर्स की घटनाएं ऐसी होती हैं जो बहुत लैंडमार्क होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये वैल्यू एडिशन आप उस टॉपिक के अंतर्गत करते हो तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। कैसे मिलेगा, यहां पर देखोगे यूपीएससी के लिए भी यूजफुल है, यूपी पीसीएस मेंस के लिए भी, और साथ में अदर स्टेट पीसीएस जैसे उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान, एमपी, हरियाणा, इन सभी में ये पेपर में आपको टॉपिक मिल जाएंगे। अब यहां पर आप देखोगे नीचे टेलीग्राम आईडी और यूट्यूब चैनल सेम है, आप लोग टेलीग्राम को भी हमारे सर्च कर सकते हो इस नाम से। सबसे पहले आपको नोट्स में मिलेगी विषय सूची। इसका बेनिफिट क्या है कि आपको इससे यह पता चलेगा कि हमारे नोट्स में आगे कौन कौन से जो कंटेंट हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये पता चलेगी। जैसे आप देखोगे मैंने जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में, भू आकृति विज्ञान, मैं इसे जूम कर लेता हूं थोड़ा सा। भू आकृति विज्ञान का मतलब पृथ्वी और पृथ्वी की आंतरिक परतों का अध्ययन करना, जिसमें हमने पृथ्वी की गति, आंतरिक संरचना, महाद्वीपों का वितरण, प्लेटों का संचलन, भूकंप और भूकंपीयता, ज्वालामुखी, स्थल स्वरूप, यही सिलेबस अभी हमने पढ़ा था। भूकंप, भूकंपीयता और ज्वालामुखी, सुनामी, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। ठीक है, वो भी इसमें शामिल है। जलवायु विज्ञान में जब आप आयोगे तो वायुमंडल, सूर्यातप, हीट बजट, वायुदाब, पवने, वर्षण, विश्व के जलवायु प्रदेश और चक्रवात, चक्रवात भी आपने पढ़ा, वायुदाब भी पढ़ा, पवने भी पढ़ी थी, जो हिम सरिताएं वगैरह नदियां थी वो भी, और पवन भी पड़ी थी। साथ में समुद्री विज्ञान में आप आओगे तो यहाँ पे महासागर का तापमान, लवणता, जलधाराएं और समुद्री ऊर्जा संसाधन और भारत, जो यूनिट स्पष्ट लिखी हुई थी कि भारत में समुद्री संसाधन की क्या संभावना है, तो इसके बारे में पूरा डिटेल से दिया हुआ है। फिर आप भारत की जलवायु को देखोगे, भारत की जलवायु क्या है, भारत में जनसंख्या और प्रवासन क्या पैटर्न होते हैं, इसके जनसंख्या अध्ययन करेंगे हम। डिविडेंड जो होती है जनसांख्यिकी, लाभांश होता है, जनसंख्या का वितरण, भारत में जनसांख्यिकी, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति और प्रवासन, ये सारे हमने टॉपिक अभी डिस्कस किए, सिलेबस में था। फिर मानव बस्तियां यानी अधिवास जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जिसमें आपको ग्रामीण और शहरी बस्तियां, मानव बस्तियां, प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, फिर स्मार्ट सिटी, तटीय भारतीय शहर, परिवर्तन का प्रभाव, स्मार्ट ग्राम और ग्रामीण और नगरीय अधिवास,
यही चीजें सिलेबस में भी है। फिर आप भूमि उपयोग पैटर्न को भी देखोगे। इसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में उद्योगों का स्थान, जैसे कृषि इंडस्ट्री हो गई, चीनी उद्योग हो गया, सूती वस्त्र उद्योग हो गया, जूट उद्योग हो गया, ये अलग अलग कपास उद्योग हो गए। तो इनकी उपयोगिता क्या, भारत में कहाँ कहाँ ये लोकेट है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या चुनौतियां हैं, क्या प्रभाव है। साथ में खनिज ऊर्जा संसाधन के बारे में आपको पूरा डिटेल से मिलेगा, और भारत में जल संसाधन और उनका प्रबंधन कैसे करना है, जो वाटर क्राइसिस हो रही है, और भारत में परिवहन और संचार के बारे में। तो ये आपको विषय सूची पहले ही मिल जाएगी, जिससे पता चलेगा कि हमारे नोट्स में क्या क्या टॉपिक है, और आपको जिस टॉपिक को पढ़ना है आप डायरेक्ट वहां पर पहुंच सकते हो। दूसरा सबसे अच्छी बात इसमें हमने नोट करी है कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए प्रश्नों को भी हमने समाहित किया है, जिससे पता चले कि पेपर में कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसमें क्या कीवर्ड्स पूछे जा रहे हैं। और ध्यान देना, इसमें हम लोगों ने यूपी पीसीएस के पीवाईक्यूज को शामिल किया जो 2018 से 23 तक है। हालांकि यूपीएससी और यूपी पीसीएस दोनों को ध्यान में रखते हुए, अदर स्टेट को भी ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया। अब यूपीएससी के क्वेश्चन क्या थे, बहुत इजीली जो है कि हर एक दुकानों पर मिल जाते हैं, हर एक किताब में मिल जाते हैं सब्जेक्ट वाइज। लेकिन यूपी पीसीएस के जनरली अलग अलग नहीं मिलते हैं। हमें या तो मिलेगा जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4। अब उसमें जीएस 1 में हमें हिस्ट्री अलग करना होता है, ज्योग्राफी अलग करना होता है, सोसाइटी अलग करना होता है। तो बहुत सारे एस्पिरेंट या तो कर नहीं पाते या फिर उस काम में आलस करते हैं। तो हमने क्या किया, इसको सब्जेक्ट ओरिएंटेड, यहाँ पे आप देखोगे 2018 से 23 तक जितने भी पीवाईक्यूज आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा है, वो सारे के सारे आपको ज्योग्राफी से संबंधित है। जैसे कुछ मैं पीवाईक्यूज बताना चाहूंगा कीवर्ड्स के रूप में। जैसे पूछ रहा है शहरी समस्याओं के समाधान की विवेचना। इसका मतलब हो गया कि शहरीकरण में जो समस्याएं हो रही हैं पहले उसको आइडेंटिफाई करो, और उसके लिए क्या क्या समाधान सिविल सोसाइटीज कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है, और आप और हम मिलकर क्या कर सकते हैं, आगे की राह बतानी है। इस पे भी ध्यान रखते हुए हमने नोट्स को तैयार किया। फिर इसी तरीके स्मार्ट सिटी के लिए क्या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, किसी स्मार्ट सिटी किसे कहोगे, उसके लिए कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। वायु राशि क्या है, ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी आपस में कैसे संबंधित है प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट से, इसके बारे में आपको बताना है। महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति और उनके कारणों के बारे में बताना है। फिर 2019 में भी अगर आप देखोगे, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति सागरी भागों पर ही होती है और धीरे धीरे स्थलीय भागों पर पहुंचते ये तूफान जो होता है धीरे धीरे क्षीण होकर खत्म हो जाता है। यानी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में डिटेल यहाँ पर पूछी जा रही है। ये 2019 के प्रश्न में पूछा जा चुका है। ऐसी नगरीकरण को परिभाषित कीजिए, और नगरीकरण से जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, शहरीकरण, नगरीकरण, इसको डिटेल करना है आपको। फिर वायु की अपर्दनात्मक और निक्षेपात्मक क्रिया द्वारा जो भू आकृतियां बनती हैं, इसको आपको डिफाइन करना है। इसी तरीके से आंध्र महासागर यानी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं जो होती हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे हो रही है और उनकी कौन कौन सी जलधाराएं प्रमुख है, इनके बारे में आपको डिस्कस कर देना है। महासागर में ऊर्जा संसाधन और भारत के तटीय क्षेत्रों में इसकी संभावना, ये सभी चीजें आपको पेपर में यहाँ पे मिल जाएंगी। इससे क्या बेनिफिट होगा, आप जब भी ज्योग्राफी के हमारे नोट्स पढ़ोगे तो वहां पर आपको पहले क्लियर रहेगा कि हाँ सर, पीवाईक्यूज में ऐसे प्रश्न पूछे गए और इन प्रश्नों के बेस पर ही आपके नोट्स तैयार हैं कि नहीं, ये आप खुद चेक कर पाओगे। और सिलेबस से ओरिएंटेड है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है ना कि हमने बहुत सारी चीजों को शामिल कर दिया, सिलेबस से बाहर भी चीजें रख दी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, इस नोट्स को तैयार करने में लगभग 3 से 4 चीजों का सहयोग किया गया। सबसे पहले स्टैंडर्ड बुक्स को इसमें शामिल किया गया, दूसरा इसमें एनसीईआरटी बुक्स को भी शामिल किया गया, तीसरा मैंने खुद जो है कि मेंस में जो फील किया, अनुभव किया कि हाँ एग्जाम में क्या प्रेशर होता है, कैसे हमें क्वेश्चन को डायग्राम बेसिस पे टैकल करना होता है, कौन कौन से पॉइंट हमें कीवर्ड समझने होते हैं उस दौरान, इनको भी शामिल किया गया। और कुछ टॉपर से भी बातचीत करके इन चीजों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल मत समझना कि बस ये अंधेरे में उठाया और तीर चला दिया, क्योंकि जो लोग पहले से ही तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ जुड़े हुए, या जिन्होंने मेंस लिखने का अनुभव है, उनको ये नोट्स एक बार में ही समझ में आ गया कि हाँ सर, ये नोट्स वाकई बहुत ही वैल्यूएबल हैं और बहुत ज़्यादा इससे हमारा समय बच गया। जो किताबें पढ़ पढ़ के हम शॉर्ट नोट्स बना रहे थे, कभी बनाते थे कभी नहीं बनाते थे, एक चैप्टर बनाया 2 छूट गए, फिर और सब्जेक्ट आ गए, वो सारी समस्या आपके इस नोट से खत्म कर दी गई। यानी इस नोट्स को पढ़ने के बाद डायरेक्टली आप आंसर राइटिंग कर सकते हो। कैसे करोगे, मैं आपको कुछ डेमो दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर आप देखोगे एक टॉपिक आपको दिख रहा है, महाद्वीप और महासागरों का वितरण। आपने पढ़ा जियोमॉर्फोलॉजी में, वेगनर महोदय ने 1912 में इसका सिद्धांत दिया था। तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया, इसके बारे में आपको मेंस के लिए जो 150 शब्दों का कंटेंट चाहिए वो कैसे मिलेगा, आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखा देना है कि कब इसकी शुरुआत हुई, पैंथालसा, पेंजिया, अंगारा लैंड, गोंडवाना, और वर्तमान में क्या विश्व है। डायग्राम भी आप दिखाओगे क्योंकि ये एग्जाम में होना चाहिए और ये नोट्स में है, तभी आपको याद भी रह पाएगा कि हाँ सर हमने ऐसे पढ़ा था और ऐसे हम बना के भी आ गए। फिर कुछ प्रमुख बिंदु उन्होंने डिस्कस किए कि भाई
किस में इसका विभाजन हुआ है, अंगारा लैंड क्या बना, पैंथालसा कब बना, कौन से युग में इसका विभाजन हुआ, कौन से युग में महासागर बने। फिर इसके बाद जब कुछ लोगों ने उनसे पूछा कि आप ये कैसे कह सकते हो कि महाद्वीपों का वितरण हो रहा है, इसमें कुछ समर्थन के साक्ष्य दीजिए, तो इन्होंने समर्थन में कुछ अपने साक्ष्य भी दिए हैं, जो कि मैंने पॉइंट वाइज एकदम पिन पॉइंटेड तौर पे एक एक लाइन, दो लाइन, एक एक वर्ड्स में लिख दिया है, जो आपको उतना एग्जाम में लिखना है। उससे ज्यादा आपके पास समय भी नहीं होता है कि आप लिख पाओगे। ये सारी चीजें हो गई। ऐसे ही मैं और भी आपको दिखाना चाहूंगा। पेज नंबर अगर मैं चलता हूं 7 पे, भूकंप। अब यहां पर ये प्रश्न पूछा गया था ना भी, ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी आपस में कैसे कोरिलेट है। हालांकि मैंने तो एक ही क्वेश्चन बताया, ऐसे 3 से 4 बार प्रश्न पूछा गया, यूपीएससी में भी ऐसे प्रश्न आए हुए हैं। तो आपको भूकंप से रिलेटेड पूरी कंप्लीट जानकारी मिलेगी इस जगह। भूकंपी तरंगों के बारे में, शैडो क्षेत्र क्या होता है ये पता चलेगा आपको बहुत पिन पॉइंटेड तरीके से, और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हैं। फिर भूकंप के प्रकार आपको पता होने चाहिए कि भूकंप के प्रकार आप गहराई के आधार पर देख रहे हो या अन्य प्रकार के। फिर इसके साथ भूकंप की उत्पत्ति के क्या कारण हैं, ये 4 से 5 आपको कारण बताने हैं। हालांकि मैंने तो 9 कारण लिख दिए हैं, 4 से 5 आपको कारण बता देने, जिसमें कुछ प्राकृतिक है, कुछ मानव जनित है, और भूकंप के क्या क्या प्रभाव होते हैं। आपसे अगर मैं पूछूं तो 3 से 4 लाइनें बता पाओगे। पहला, जनधन की हानि होती है। दूसरा, प्राकृतिक क्षरण होता है। तीसरा, सड़कें वगैरह टूट जाती हैं। बस 3 ही 4 बता पाओगे। लेकिन मैं अगर आपको यहाँ पे करीब 8 से 9 प्रकार के एग्जाम्पल दे रहा हूँ, प्रभाव दे रहा हूँ, और जिनको आप पढ़ के जाओगे तो हो सकता है एग्जाम में पिन पॉइंटेड तरीके से 3 से 4 लिख के आओगे, और बिल्कुल अच्छे वाले लिख के आओगे। तो एग्जामिनर भी इंप्रेस होगा, नंबर भी आपको अच्छे देगा। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगे भूकंप के प्रभाव के बारे में। और साथ ही साथ भूकंप का आपको वैश्विक स्तर पे डायग्राम भी बनाना होता है कि भाई कहाँ कहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, भारत, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कहाँ कहाँ पे भूकंप हमें मिलते हैं और किस प्रकार के भूकंप मिलते हैं। ये सारी चीजें इसमें शामिल की गई हैं। और नीचे आप देख रहे हो ज्वालामुखी की हेडिंग दी हुई है, वो भी आपको डिटेल से मैंने इसमें शामिल कर रखा है। साथ ही साथ और भी इस तरीके के पॉइंट आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे, और ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सारे लोगों की कल कमेंट्स आए थे कि सर एक बार आप इसका ब्रीफ एनालिसिस कर देंगे तो थोड़ा हमें और क्लियर हो जाएगा कि हाँ नोट्स कितने यूजफुल रहेंगे और कितने नहीं। हालांकि अभी तक जितने भी लोगों ने फीडबैक दिए कल से लेकर अभी तक, लगभग 99% से अधिक लोगों के फीडबैक हमारे पॉजिटिव ही रहे हैं कि हाँ सर जो है कि बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत अच्छे से नोट्स तैयार हैं। जैसे यहाँ पे एक टॉपिक देखोगे आप, चक्रवात के बारे में पूछा गया, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। आपको चक्रवात की बेसिक बातें बतानी होंगी। चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं, उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण। फिर चक्रवात बनने के लिए कौन कौन सी ऐसी दशाएं होती हैं जिनसे चक्रवात का निर्माण होता है। तो ये 5 से 6 पॉइंट हैं जो आपको पता होने चाहिए, फिंगरप्रिंट पे एकदम मतलब रटे होने चाहिए फिंगर टिप्स पे कि हाँ ये कारण होते हैं जिनकी वजह से चक्रवात पैदा होते हैं। फिर इसके बाद चक्रवात और प्रति चक्रवात में अंतर क्या है, चक्रवात और भारत की स्थिति क्या है, क्यों बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आते हैं, क्यों अरब सागर में भी अब चक्रवात आने लगे हैं, इनके बारे में पूरा बताया गया। और पॉइंट में भी डिस्कस किया कि बंगाल की खाड़ी की में अपेक्षाकृत अरब सागर से ज्यादा चक्रवात क्यों आते हैं, इसके पीछे का रीजन और चक्रवातों के क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर दी। अब यहां से क्या होगा, चक्रवात से रिलेटेड पूरा का पूरा टॉपिक आपका डिस्कस हो गया। साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, भारत में साइक्लोन का क्या इंपैक्ट पड़ता है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी में क्या होता है, कौन कौन से ऐसे बेसिक कारण होते हैं जिनकी वजह से चक्रवातों के लिए निर्माण होने की दशाएं बनती हैं। ये चीजें क्लियर हो गई। इसी तरीके से मैं एक और टॉपिक दिखाना चाहूंगा। जैसे अगर आप देखोगे यहां पे आप देखो लिखा है समुद्री ऊर्जा संसाधन और भारत, ये एक टॉपिक था पूरा। अब यहाँ पे आपको पूरी कहानी नहीं पढ़नी है, आपको बस यही चीज इतनी रट के जानी है और इजीली आप इस चीज को कैरी ऑन कर लोगे। जैसे यहाँ पे समुद्री संसाधन के बारे में पहले मैंने बता दिया, कितने नॉटिकल मील तक है, कितनी जो है कि फैक्ट है। परंपरागत ऊर्जा के संसाधन हमें मिल सकते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन भी हमें मिल सकते हैं, जैसे खनिज तेल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, इनके बारे में। और यहाँ पे केवल कहानी नहीं लिखी गई है, फैक्ट भी लिखे गए। जैसे आप देखोगे बसीन का तेल क्षेत्र हो गया, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी का हो गया, खंभात की खाड़ी हो गई, भारत के अपतटीय यानी तट से दूर क्षेत्र में भी आप देखोगे अंडमान निकोबार, ये सभी क्षेत्र आपको लिखने पड़ेंगे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, तभी आपका उत्तर प्रमाणित माना जाएगा। केवल अमूर्त बातें नहीं लिखनी है, उसमें तथ्यों का भी समावेश होना चाहिए, जो मैंने किया है। समुद्री लहरें देख सकते हो, सेल गैस देख सकते हो, और साथ में भारत का एक नक्शा आप बना के आ जाओगे कि हाँ सर यहाँ पे बंबई हाई हो गई, यहाँ पे खंभात की खाड़ी हो गई, ये बसीन क्षेत्र हो गया, ये लक्षद्वीप हो गया, ये कावेरी बेसिन, ये कृष्णा गोदावरी, ये अंडमान निकोबार। तो एग्जामिनर को पता रहेगा कि हाँ सर आपने बहुत अच्छे से फ्रेमिंग की है आंसर राइटिंग की, और साथ ही साथ आपने कुछ डायग्राम भी दिए और लोकेशन भी बता दी कि कहाँ कहाँ पे आप इन चीजों को अचीव कर सकते हो। ऐसे ही एक और नोट्स दिखाएंगे। देखिए ये
मैं कह रहा हूं ना कि इसमें जहां जहां जरूरत है वहां डायग्राम भी यूज किए गए हैं। किसी भी बिगिनर बच्चा भी है या पहले से तैयारी कर रहे हैं, जिनका मेंस नहीं निकल रहा है, जो किताबें पढ़ रहे हैं लेकिन नोट्स नहीं तैयार कर पा रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल सीरीज है, ये मान के चलो। क्योंकि ये नोट्स अगर आपने एक बार पढ़ लिए ना, तो ये मान के चलो आपके मैक्सिमम मार्क्स आने के चांस हो जाएंगे। कहीं भी आपको भटकना नहीं पड़ेगा। जल्दी हम इसे एक GS 1, 2, 3, 4 के तौर पे हम इसे लॉन्च कर देंगे। जब हमारे GS 1 के सारे नोट्स तैयार हो जाएंगे तो हम उसे मतलब एक टाइटल दे देंगे कि हाँ ये GS 1 में इतने टॉपिक, GS 2 में इतने सब्जेक्ट, GS 3 में इतने, जिससे आपको भटकना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देखो एक टॉपिक दिया हुआ है शहरी बस्तियां। भाई शहरीकरण, इसका मतलब शहरी बस्तियां क्या हैं, क्या इसमें आंकड़े दिए हुए हैं कि कहाँ कहाँ पे हम शहरी बस्तियां कर सकते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार 5000 से अधिक लोग रह रहे हैं तो वो शहरीकरण कहलाएगा, या जनघनत्व तो लगभग 400 किलोमीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो ये डाटा भी इसमें मैंने मेंशन किया 2011 की जनगणना से। भारत में शहरीकरण की स्थिति क्या है, 2021 में 1.34 थी, जो कि 2010 में न्यूनतम है, यानी लगातार शहरीकरण बढ़ रहा है। तो ये जब तथ्य लिखते हैं आप, तो आपका प्रश्न का उत्तर और प्रमाणित माना जाता है। और जनरली ये किताबों में आप ढूंढते भी हो तो नहीं मिल पाते हैं, या फिर आप मंत्रालय की रिपोर्ट पे विजिट नहीं कर पाते, या फिर आप गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे विजिट नहीं कर पाते, तो यहाँ पे आप चीजों को मिस कर देते हो, जो आंसर राइटिंग आपकी कमजोर कर देती है। जब इन्हीं चीजों को लिखते हो तो आंसर राइटिंग बाकी लोगों से बेहतर होती है और एग्जामिनर बाकी लोगों से बेहतर आपको मार्क्स भी देते हैं। अब भाई बढ़ते शहरीकरण के क्या कारण है ये बताने आपको, और कारणों के साथ साथ आपको रिपोर्ट भी बतानी। यूएनओ की मैंने रिपोर्ट जैसे दी हुई है, भारत में शहरीकरण की क्या समस्याएं हैं, ये आपको पूरे 10-12 पॉइंट में मैंने समस्याओं को लिखा है। फिर उस समस्याओं का समाधान के लिए क्या क्या सरकारी योजनाएं हैं, जैसे अमृत योजना, अमृत कहते हैं ना जो शहरी कायाकल्प है, PM शहरी आवास योजना, फिर इन सीटू स्लम पुनर्वास कार्यक्रम 2013, स्मार्ट सिटी मिशन के लिए। फिर इसमें आप देखोगे अधिकार आधारित रोजगार जैसे मनरेगा हो गया, सकारात्मक जुड़ाव, लैंगिक संवेदनशील बुनियादी ढांचे जैसे शिक्षा, आवास, शौचालय, जो लैंगिक आधारित यानी महिलाओं के लिए भी सुरक्षा होनी चाहिए, और शहरी जल निकाय, जो सबसे बड़ी समस्या शहरों में कि सीवर की समस्या होती है, जल निकासी नहीं होती है, बाढ़ आ जाती है। दिल्ली जैसे शहरों में भी देखिए पिछली साल बाढ़ आई थी, दिल्ली डूब गया। देश की राजधानी है, मेट्रो सिटीज है, कम से कम यहाँ पे तो वाटर सिस्टम सही होना चाहिए, लेकिन हर जगह नाली पूरी बह रही है, लोग जो है कि डूब गए, कई सारे लोगों के घर पलायन हो गए। तो ये सारी चीजें मैंने इसमें मेंशन की हैं, और इसी सब चीजों से आपका उत्तर अच्छा हो जाता है। और इसी तरीके की चीजें मैं अगर आपको दिखाऊं, जैसे एक लास्ट टॉपिक और डिस्कस करते हुए मैं आपसे फिर यहाँ पे क्लास को ऑफ करूंगा। कुछ टॉपिक मैंने आपको सेलेक्ट कर दिए हैं कि ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे टॉपिक नंबर हमारा है जी, ये रहा हमारा टॉपिक। क्या नाम है टॉपिक का, ऊर्जा संसाधन। ये भी एक टॉपिक हमने पढ़ा था। ऊर्जा संसाधन के बारे में आपको पूरा डिटेल से लिखना है यहाँ पे। फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डाटा। अब मुझे आप ईमानदारी से बताना, अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, सीरियस एस्पिरेंट हो तब भी, बिगनर एस्पिरेंट हो तब भी, कितनी बार आप ऊर्जा मंत्रालय की रिपोर्ट देख के आए हो, कितनी बार आपने ऊर्जा मंत्रालय की वेबसाइट को खंगाला है कि वहां पे सरकार ने क्या आंकड़े दिए 2022-23 के, क्या आंकड़े 2023-24 के हैं, क्या आंकड़े 2021-22 के हैं। ईमानदारी से बताना, जितने लोग भी आप देख रहे हो 100 में से 10% भी नहीं, मुश्किल से 2% लोगों ने वेबसाइट को विजिट किया होगा, मंत्रालय को देखा होगा। और जब आप मंत्रालय की रिपोर्ट को अपने आंसर में कोट करते हो तो एग्जामिनर को पता होता है कि सरकारी डाटा है, सरकारी रिपोर्ट है, यानी इस पे हमारा विश्वास करना लाजमी है, यानी आंसर बच्चे का सही है। तो मैंने वो रिपोर्ट्स भी, मंत्रालय भी कोट किए जगह जगह पे। आप यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी है ऊपर सबसे पहले कि विद्युत मंत्रालय की समीक्षा रिपोर्ट, जो 2023 तक का डाटा है, नवंबर 2023 तक, चल क्या रहा है जुलाई 2024। अगर आप 2023 तक का, हालांकि आज भी अगर आप वेबसाइट पे विजिट करोगे तो आपको यही एक रिपोर्ट मिलेगी। अच्छा, इसके लिए भी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि आप वैल्यू एडिशन करने के लिए कौन कौन सी वेबसाइट को विजिट करना चाहिए और कहां से कर सकते हो, कम पेजों में कम शब्दों में आपको आंकड़ा मिल जाए काम का। तो ये पूरी की पूरी, और जो कि पब्लिश हुई थी जो 2 जनवरी 2024 को, तो मंत्रालय खुद कह रहा है कि भाई 2 जनवरी 2024 को हमने पब्लिश की थी, उसमें कुछ आंकड़े हैं जिसको मैंने लिखा कि हाँ ये सारी चीजें, कितना हमारा कोयला आधारित है, कितना नवीकरणीय, कितना जल विद्युत, कितना नाभिकीय ऊर्जा, कितना हमारा टारगेट है 2030 तक, कितना 2070 तक है, ये सारे आंकड़े मैंने इसमें मेंशन किए हैं। फिर यहाँ पे कुछ स्रोत हैं जैसे तापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, परमाणु शक्ति। अब परमाणु शक्ति में अभी हाल ही में काकरा पार संयंत्र शुरू किया गया ना जुलाई 2023 में गुजरात में। उसके बाद हमारी नवीकरणीय एनर्जी कितनी हो गई, ये सारी चीजें मैंने मेंशन की है कि हाँ
अब नवीकरणीय एनर्जी का जो है कि प्रोडक्शन बढ़ गया, लगभग 700 मेगावाट की जो है कि वहां से परमाणु क्षमता बढ़ गई हमारी। और विद्युत क्षेत्र से संबंधित यहाँ पर देखोगे नवीकरणीय ऊर्जा का क्षेत्र मई 2023 तक 30.2% का योगदान करती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये विद्युत मंत्रालय की रिपोर्ट कह रही है। और जब आप इस चीज को लिखोगे तो आंसर बिल्कुल प्रमाणित माना जाएगा। फिर यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की समस्याएं क्या है, समाधान क्या है। समाधान के लिए जैसे सरकारों ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन है, स्वचालित रूप से FDI है। फिर अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा हो गई जो राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में स्थापित हो रही है। उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना हो गई, उदय योजना। फिर सौभाग्य योजना 2017 में शुरू की गई। राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन, त्वरित नवीकरणीय ऊर्जा मिशन जिसमें राष्ट्रीय सौर मिशन और राष्ट्रीय पवन मिशन, हरित ऊर्जा गलियारा और ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम। और आगे की राह क्या हो सकती है, ये भी चीजें मैंने यहाँ पर बता दी हैं। तो इस तरीके की चीजों को शामिल किया गया है। इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो इसमें आपको गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स हैं वो भी मिलेंगे, मिनिस्ट्री की जो रिपोर्ट होती है, मंत्रालय की जो समीक्षा रिपोर्ट होती है वो भी मिलेगी। बजट के अंतर्गत जो लास्ट बजट आया होता है, इकोनॉमिक सर्वे आया होता है, उसमें जो हमारे हर एक टॉपिक से रिलेटेड जो आंकड़े पेश किए जाते हैं वो भी चीजें इसमें मिलेंगी। साथ में स्टैंडर्ड डेफिनेशन मिलेंगी, स्टैंडर्ड बुक्स का जो रिसोर्सेज में कलेक्शन किया गया है। तो कह सकते हैं कि आप बिल्कुल इसको पढ़ के आप जा सकते हो मेंस की आंसर राइटिंग करने के लिए, और बिना किसी हिचकिचाहट के आपकी चीजें तैयार हो जाएंगी। और बहुत सारे लोगों की एक और क्वेरीज थी कि क्या सर इसके साथ मुझे किसी बुक को भी फॉलो करना चाहिए। ये डिपेंड करेगा आपकी नॉलेज पर, क्योंकि अगर आपको बेसिक नहीं आ रहा होगा ना बिल्कुल भी, तो आप इसको रट नहीं सकते हो। आप इसको समझ सकते हो, लिख सकते हो, लेकिन अगर आपने बेसिक कहीं से नहीं पढ़ा है, किसी बुक को फॉलो नहीं किया है, तो आपको एक बार बेसिक पढ़ना पड़ेगा। हालांकि उसके लिए मैं भी अलग से क्लास चला रहा हूँ, प्री प्लस मेंस के नोट्स के नाम से। आप उसको देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके, उसके भी नोट्स वगैरह मिल जाते हैं, ताकि आप देखोगे कि बुक की जो समरी होती है, क्रक्स होता है, वो सारी चीजें मैं उस क्लास में समझा रहा हूँ। और अगर आपको बेसिक अच्छे से तैयार है, आप पहले से ही पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, NCERT पढ़ चुके हो, अलग अलग बुक्स पढ़ चुके हो, तो बेहिचक आप इस नोट्स को लीजिए और इससे तैयारी करिए और अपनी मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस अभी से शुरू कर सकते हो। आप देखोगे कि आपकी आंसर राइटिंग में फ्लो आएगा, क्रोनोलॉजी आएगी, और कह सकते हैं कि उसमें बहुत सारी चीजों का इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। बस यही जानकारी आपको आज ज्योग्राफी की देनी थी। ऐसे ही मैं हिस्ट्री और पॉलिटी का भी डिटेल से एनालिसिस करूंगा, ताकि आप लोगों को पता रहे कि हाँ नोट्स में हमारे क्या क्या चीजें शामिल की गई हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, और अगर इस PDF को आप बाय करना चाहते हो तो साइड में आपको WhatsApp नंबर दिख रहा होगा, इस पे आप हमारी टीम से मैसेज के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। वहां पे सारे नोट्स की डिटेल आपको वहां पे मिल जाएगी, क्योंकि 3 श्रेणी के नोट्स हैं जिसकी अलग से मैं इंफॉर्मेशन दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।